हेलो। आज मैं क्लास सिक्स में एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो परिमंडल का मतलब क्या होता है कि एक इस तरीके की कोई भी संरचना जो कि एक बहुत बड़े भाग में पाई जाती है, तो उसे सम्मिलित रूप से बोल दिया जाता है परिमंडल। जैसे कि चट्टानें हैं या मिट्टी है, तो ये बहुत बड़े भाग में पाई जाएंगे, जैसे कि महाद्वीपों में, देशों में। तो ये जो सभी महाद्वीप है और महासागर की जो तली है, वहाँ पर भी क्या है, चट्टानें ही रहती हैं नीचे। तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे, आपके भूमंडल कहलाएंगे। तो ये एक परिमंडल हो गया भूमंडल का। ठीक। तो इनके बारे में, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर 4 प्रकार के परिमंडल पाए जाते हैं। एक होता है भूमंडल, एक वायुमंडल। भूमंडल में आपके क्या रहेंगे, चट्टानें रहेंगी, मिट्टी रहेगी सम्मिलित रूप से। वायुमंडल में जो पृथ्वी के चारों ओर वायु है, घेरे हुए पृथ्वी को, तो वो सारी वायु के बारे में देखेंगे। एक है जलमंडल। जलमंडल में क्या होता है, पृथ्वी पर उपस्थित जो भी जल है, महासागरों में हो, नदियों में हो, या फिर आपके वायु में हो, या पहाड़ों पर जैसे ऊपर बर्फ़ होती है, ये सभी किसके अंतर्गत पड़े जाते हैं, जलमंडल के अंतर्गत। ठीक है। तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप नॉर्मली लिखा हुआ है इसमें, तो डिटेल में जो दिया है उसे देखते हैं। सबसे पहले कौन सा मंडल लिया गया है, भूमंडल। तो भूमंडल मैंने आपको बताया कि भूमंडल की क्या विशेषता होती है, इसी में देख लेते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को, जैसे आप देखोगे तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या है, वायु देखोगे तो वायु तो ठोस भाग नहीं है। जल है तो जल भी ठोस भाग नहीं है। तो ठोस भाग क्या है पृथ्वी का, आपकी चट्टानें, सतह या फिर मिट्टी, ये कैसा भाग है, आपका ठोस भाग है। ठीक। यह भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल किस किस से बना होता है, भूप्रपटी की चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ठीक है। तो इसकी क्या खास विशेषता है कि इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व कैसे, कि जो भी जीवों को वृद्धि के लिए या फिर रोगों से लड़ने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, मिट्टी में। मिट्टी को जो है आपके पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और पौधों को हम लोग ग्रहण करते हैं, और वो सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। सतह को मतलब कि क्या है, जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, उसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो जो बड़े बड़े स्थलीय भूभाग है, जहाँ पर क्या है, सभी जगह पे चट्टानें या फिर मिट्टी दिखती है, उन्हें क्या बोला जाता है, महाद्वीप बोला जाता है। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे होते हैं, बहुत बड़े भाग होते हैं। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। अब जलाशयों जलाशयों में तो जल होता है, लेकिन उसमें भूमंडल में क्यों पड़ रहे हैं, जलाशयों में यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ये महासागर है। अब ये जो महासागर है, तो इसमें जो है भूमंडल का भाग होता है, वो कौन सा भाग होता है, ये होता है तली। तो इस तली का अध्ययन जो किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, भूमंडल के अंतर्गत लिया जाता है उसे। ठीक है। वैसे नॉर्मली जब पढ़ेंगे तो वो महासागरीय तली के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये क्या है, ठोस भाग है, इसलिए से भूमंडल में लिया जा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, महासागरीय बेसिन। जल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, केवल ये। ठीक है। जो तल है उसकी बात हो रही है, नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विश्व का कोई भी महासागर है, वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आप यहाँ पर महासागर देखोगे तो महासागर कितने होते हैं, 5। हिंद महासागर ये है, तो प्रशांत महासागर ये है, तो ये देखेंगे तो ये आपस में जुड़ा है यहाँ से। दक्षिणी महासागर यहाँ पर है, तो ये तो हिंद से वैसे ही जुड़ा है। अटलांटिक महासागर है, तो ये भी इस तरीके से जुड़ा है। प्रशांत महासागर ये आपस में यहाँ से जुड़ रहे हैं। आर्कटिक महासागर ये जुड़ रहे हैं यहाँ पर आसानी से। ठीक है। तो ये जो है ना, जितने भी जो 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये वही प्रशांत महासागर, तो ये आपस में क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है इसमें, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। तो ये जो है ना स्थलीय भूभाग है,
जिस तरीके से सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, उस प्रकार से स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो यहाँ पर ये स्थलीय भाग से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर गैप है। ठीक। अब ये है अफ्रीका, और ये कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहीं पर भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक। उसके बाद में समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल होता है, उसका तल क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जैसे ये समुद्री तल है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका कोई भी महासागर ले लिया, उस महासागर का जो समुद्री तल है ये, उसके आसपास क्या है, महाद्वीप है कोई। महाद्वीप में पहले प्लेन्स आ गए, फिर उसके बाद में पठार के बाद में मान लीजिए पहाड़। अब इस पहाड़ की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है, कहाँ से मापे, अगर यहाँ से मापेंगे तो थोड़ी कम आएगी। ये वाला भाग क्या है आपका, प्लेन, मैदान, और ये पठार, और ये हो गए आपके पर्वत। अब इस पर्वत की भी माप आपको करना है, तो यहाँ से करोगे तो ये तो कम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ही हो रही है। मैदान से करोगे तो मैदान से यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या है कि सही तरीके से माप आएगी नहीं। इसलिए क्या किया जाता है कि जो समुद्री जल है वो क्या होता है, उसका जो ये बहाव है ये कैसा होता है, स्थिर होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। लगभग सभी महासागरों का जो समुद्री जल होता है वो एक समान ही ऊंचाई पर रहता है। अब यहाँ से आप इसे नापोगे तो किसी भी महासागर से नापोगे तो वहाँ से जो है इसकी लंबाई यहाँ से नापने पर लगभग उतनी ही आएगी। तो इसको क्या मान लिया जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए आपके मीटरों में या किलोमीटर में मापते जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका कि समुद्री जल से ही किसी भाग को क्यों मापा जाता है, चाहे वो आपकी पृथ्वी पर वो भाग जो है ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। नीचे मतलब कि जैसे ये तली है, इसको भी नापना है तो कहाँ से मापा जाएगा, समुद्री तल से ही नापा जाएगा। ये समुद्री जल के तल से, यहाँ से मापा जाएगा या इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर मतलब इससे ज़्यादा ऊंचाई वाला कोई भाग अभी तक विश्व में नहीं है, मतलब ये ऊंचाई वाला भाग। तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा हाइट है, इससे ज़्यादा हाइट विश्व में अभी किसी की नहीं है। नेक्स्ट दिया है, विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। अब गहरा भाग प्रशांत महासागर में उपस्थित है, जिसका नाम क्या है, मैरियाना गर्त। ये जो मैरियाना गर्त है वो जो है फिलीपींस देश के समीप है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी इसकी गहराई जो है कितनी है, 11,022 मीटर। समुद्री तल से जो है ऊंचाई देख रहे हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। लेकिन वहीं समुद्री तल से एक जगह मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त क्या है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई समुद्री तल से नापेंगे, इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इस तरीके से उल्टा यहाँ पर कर दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट बस यहीं तक रह जाएगा बस। तो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा क्या है, इस मैरियाना गर्त की गहराई है। ठीक है। अब भूमंडल में जो दो भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले देखेंगे महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर जो है वो कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पर लिखा ही है साफ साफ कि जो महाद्वीप होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, जल राशि के द्वारा, मतलब कि उनके बीच में कहीं ना कहीं महासागर होंगे। ये महाद्वीप है, तो जो 7 महाद्वीप है उनके नाम दिए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक। अब इसमें दिया हुआ है चित्र 5.1 में, विश्व के मानचित्र को देखिए,
तथा ध्यान दीजिए कि इस तल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो आपको मैंने गोलार्ध पहले ही बताए हैं। गोलार्ध क्या होते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटती है एक रेखा, जिसका नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब जब भी मैप आप देखते हो, मैप वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर दिशा होती है वो कहाँ पर होती है, ऊपर की हमेशा। तो नीचे कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, उत्तर कहाँ होती है, इस साइड में होती है, दक्षिण यहाँ पर होगी, और पूर्व दिशा इस जगह पर आती है, और पश्चिम इस जगह पर। तो जो विषुवत रेखा है ये, अब विषुवत रेखा से अगर देखा जाए तो ये वाला जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे की साइड में जो ये पृथ्वी का गोलार्ध है, गोले का आधा भाग गोलार्ध, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा स्थल भाग है या यहाँ पर ज़्यादा स्थल भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलीय भाग ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपका स्थलीय भाग ज़्यादा है। ठीक, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी के जो टोटल जितना क्षेत्रफल है उसका कितना, 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये अंडरलाइन में करता हूँ तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। अभी तो मैंने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी ये था विषुवत रेखा से ऊपर की साइड, और विषुवत रेखा से नीचे की साइड वाले गोलार्ध को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और जो पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, तो ये आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पढ़ाया था कि यहाँ पे 0 डिग्री एक लाइन जाती है जिसको बोला जाता है देशांतरीय रेखा, ये इस तरीके से। तो देशांतरीय रेखा जब ये इस तरीके से जैसे जाएगी सीधी 0 डिग्री, जो कि इंग्लैंड के कहाँ से, ग्रीनविच से होती हुई जाती है। तो ग्रीनविच से होती हुई जाती है तो ये पृथ्वी को दो भागों में बराबर विभाजित करती है। ग्रीनविच से 0 डिग्री और इसके पीछे 180 डिग्री, दोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाता है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। इस लाइन के इस साइड में जो भी गोलार्ध पड़ेगा, जो गोलार्ध स्थित है उसे क्या बोला जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड में जो गोलार्ध पड़ेगा उसे कौन सा गोलार्ध बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब जो एशिया है उसकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध में कहीं भी नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो जो आपके पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, एक होती है विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा। कर्क रेखा की वैल्यू होती है 23.5 डिग्री, और एक होती है मकर रेखा। कर्क रेखा की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो कर्क रेखा होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, आपके एशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप दो ऐसे महाद्वीप हैं जिनके बीच में किसी प्रकार से कोई महासागरीय जल राशि नहीं पाई जाती है इस जगह पर। तो यहाँ पर एशिया है और ये यूरोप है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि एशिया और यूरोप जो है कहाँ से अलग होते हैं, क्योंकि ये पूरा स्थलीय भाग है यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यूराल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। उस यूराल पर्वत श्रेणी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसके साइड में एशिया है और इसके साइड में क्या है, यूरोप है। फिर यही यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ पर आ जाती है, आपकी कैस्पियन सागर में। ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में आपका एशिया है और पश्चिम में यूरोप है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, ये काला सागर वगैरह आता जाएगा, इसके साइड में एशिया और यहाँ पर क्या है, यूरोप है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, यूरेशिया। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप, नेक्स्ट कौन सा है आपका महाद्वीप, ये यूरोप। यूरोप के एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया की किस दिशा में, पश्चिम में। एशिया आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके किस साइड में, पश्चिम में। मैंने आपको दिशा पिछले चैप्टर में भी बताया था कि किसी क्षेत्र से आपको देखना है दिशा किस साइड में, एशिया से देखना है तो एशिया के आप लगभग बीच में यहाँ आ जाइए। यहाँ से आपका पूरा विदर्भ होगा, उत्तर यहाँ, पश्चिम यहाँ और दक्षिण इस साइड में। तो
यूरोप की साइड में आपके पश्चिम साइड में एशिया से, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो एक आर्कटिक वृत्त होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, जो कि क्या है आपका 66.5 उत्तरी अक्षांश पूरा बोला जाएगा इसे, जो कि क्या है आपके यूरोप से होते हुए निकलता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है, जो यूरोप है वो क्या है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब जो यूरोप है वो कितने तीन साइड से क्या है जल से, एक साइड यहाँ से जल से यूरोप ये है पूरा जो बैगनी कलर दिख रहा है, एक साइड आर्कटिक महासागर है, दूसरी साइड में कौन सा आपका अटलांटिक महासागर है, तीसरी साइड में यहाँ पर है आपका, उसे बोलते हैं आपका भूमध्य सागर, ठीक है। तीन साइड से जल से, एक साइड से एशिया से घिरा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आपका है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो विषुवत वृत्त जो है अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर निकलती है, और साथ ही साथ में यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कैसे? अफ्रीका महाद्वीप अगर आप देखोगे तो मैप में ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है एक तो विषुवत रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप को क्या है लगभग बराबर बीचों बीच से निकल रही है, ठीक है। दूसरी एक लाइन है उसे क्या बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा ये है, तो कर्क रेखा भी क्या है आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये निकल रही है आपकी कर्क रेखा। एक और है मकर रेखा, मकर रेखा भी देखोगे तो मकर रेखा भी क्या है आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। तो तीनों जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो क्या है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, बाकी किसी महाद्वीप से नहीं निकलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दिया है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सहारा का रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। जो अफ्रीका महाद्वीप है वो कहाँ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, ये किसी दूसरे महाद्वीप से नहीं घिरा है, ठीक। इसमें देखेंगे तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर देखोगे तो हिंद महासागर है, यहाँ देखोगे तो आपका दक्षिणी महासागर, यहाँ भी हिंद महासागर, और साथ साथ में अटलांटिक महासागर, यहाँ भी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर आपका भूमध्य सागर। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एशिया से घिरा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी आपकी जल राशि रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जल राशि से घिरा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट दिया है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी कहाँ से? अफ्रीका में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाद्वीप उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व में। उसके बाद में किसका नंबर आता है? अफ्रीका है सेकंड नंबर पर, और फिर थर्ड नंबर पर कौन सा आता है आपका? उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका जो है विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ये क्या एक दक्षिणी अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर अमेरिका ये है, ठीक, ये वाला भाग, और दक्षिणी अमेरिका ये वाला भाग है। तो ये दोनों देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक सक्रिय पतली सी स्थल संधि है जिसको बोला जाता है आपका पनामा संधि, ठीक है। इससे क्या है ये दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट दिया है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो कहाँ पर है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध देखते हैं तो वो किससे देखते हैं? विषुवत रेखा से। तो विषुवत रेखा अगर आप देखोगे तो ये आपकी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के जो उत्तर साइड में वो उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिण में वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो
उत्तरी अमेरिका देखोगे तो आप पूरी तरीके से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के ये कहीं पर भी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। फिर पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध देखना है तो वो किससे देखते हैं, आपकी देशांतर रेखा से। तो ये जो देशांतर रेखा है, इसके पूरब में जो भी स्थित होगा उसे क्या बोलेंगे, पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देश या महाद्वीप। जो पश्चिम है वो पश्चिमी गोलार्ध में। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है पूरा भाग इतना उत्तरी अमेरिका का, तो ये क्या है, पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से कहाँ पर है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो कितने, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। एक महासागर का नाम है, उत्तरी अमेरिका से देखेंगे यहाँ से तो उसके पूरब में एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में है प्रशांत महासागर, और आपके उत्तर में उसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो ये चारों तरफ से क्या हो गया, महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आपका महाद्वीप है, उसका नाम क्या है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश भाग, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा भाग जो है विषुवत रेखा से ऊपर है, जो कि कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। आपके मैप में दिया हुआ है, विषुवत रेखा ये जा रही है यहाँ से, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का इतना भाग आता है, और वहीं उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा भाग आता है। तो इसलिए क्या बोला गया है, अधिकांश भाग कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। इसके पूरब तथा पश्चिम में 2 महासागर हैं। तो पूरब में यहाँ पर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में यहाँ पर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है। पिछला जो मैप है आप उसमें देख सकते हैं आराम से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। लंबी मतलब कि लंबाई में, ये एक क्षेत्र से कहाँ तक फैली हुई है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, आपके दक्षिणी अमेरिका में, और वो भी दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में, पश्चिम में है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कौन सी नदी बहती है, अमेजन नदी। अमेजन नदी यहाँ से बहते हुए इस तरीके से आपके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो जो अमेजन नदी है, अभी आपने पढ़ा था कि अफ्रीका में सबसे बड़ी नील नदी होती है, तो अमेजन नदी किस प्रकार से बड़ी है, ये जो है इसमें उपस्थित जल राशि विश्व में उपस्थित सभी अन्य नदियों से अधिक है, इसलिए जल राशि के हिसाब से ये नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का कैसा है, सबसे छोटा महाद्वीप है। कोई महाद्वीप छोटा है बड़ा है उसके लिए आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या दिया गया है, महाद्वीपों को बॉक्सों में शो कराया गया है। जितना क्षेत्रफल जिस महाद्वीप का है उसमें उतने ही बॉक्सेस हैं। अब इसमें देखोगे एशिया में ज़्यादा बॉक्सेस है, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भी जो महाद्वीप हैं आपके एशिया, फिर उसके बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स कितने हैं, 8, जो कि जैसे आपको यूरोप छोटा दिख रहा होगा तो उसमें 10 है। अंटार्कटिका देखोगे तो उसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बॉक्सेस है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप बॉक्सों को गिन के भी देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये कहाँ पर है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में ये स्थित है, और पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, क्योंकि ये देशांतर रेखा के कहाँ है, पूरब में ही है। ठीक। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है, महासागरों से और समुद्रों से। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रशांत महासागर, यहाँ पर प्रशांत, हिंद महासागर, इस तरीके से यहाँ पर ये चारों साइड से क्या है, महासागरों से घिरा हुआ जल राशि। नेक्स्ट आपका महासागर है, उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आपकी विषुवत रेखा, और इसका ये वाला जो भाग है यहाँ पर अंटार्कटिका है, और विषुवत रेखा के नीचे की साइड में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो ये कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिणी जो ध्रुव है पृथ्वी का, वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह है दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं, और 6 महीने तो सूर्य की किरणें वहाँ पर रहती ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है? वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और वहाँ पर वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो जम जाती है और बर्फ़ के रूप में वहाँ पर जमी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो अंटार्कटिका पे क्या है कि जो मानव है वो वहाँ पर स्थायी निवास नहीं करते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, देशों ने अपने शोध केंद्र बना लिए कि वो देख रहे हैं कि अंटार्कटिका पर किस तरीके की जलवायु है, क्या क्या उपस्थित है। ठीक है। भारत के भी शोध स्थान यहाँ है। भारत ने भी वहाँ पर शोध स्थान बनाए जिनके नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम है। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे, उसका नाम है, ये तो था आपका भूमंडल। अब भूमंडल के बाद में है जलमंडल। जलमंडल में देखेंगे तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी कैसा ग्रह कहलाती है? नीला क्यों कहलाती है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या उपस्थित है? जल, और जल की वजह से दूर से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीला ग्रह। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अब जल की उपस्थिति ज़्यादा है तो पृथ्वी कैसा दिखेगी? नीले कलर की दिखेगी। जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित हैं। इसमें महासागर है। जलमंडल में देखो क्या क्या आता है? महासागर भी आएगा, नदियाँ भी आएंगी, झीलें आएंगी, हिम नदियाँ आएंगी, भूमिगत जल आएगा, और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प भी, सबको मिलाकर बोला जाता है जलमंडल। महासागर तो आपको देखते ही हैं, जो महाद्वीप वगैरह के चारों साइड में होते हैं, जैसे ये है महासागर। ठीक है। फिर है नदियाँ। नदियाँ अगर महाद्वीप पर भी उपस्थित है तब भी वो जलमंडल में ही उनकी गिनती की जाएगी। झीलें महाद्वीप पे उपस्थित होती हैं लेकिन उनकी गिनती किस में होती है? जलमंडल में। हिम नदियाँ जैसे पर्वतों पर होती हैं हिम नदियाँ, उनको भी किसके अंतर्गत लिया जाता है? जलमंडल के। भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जल होता है वो भी जलमंडल के अंदर लिया जाता है। वायुमंडल होता है तो वायुमंडल में जल वाष्प होती है, उसको भी जलमंडल के अंतर्गत लिया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। 97% से ज़्यादा भाग कहाँ है? महासागरों में। और महासागरों का जल कैसा होता है? खारा। तो 97% जो जल है उसका तो यूज जो है मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता, एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कितना बचा शेष? 3%। 3%, 97 तो महासागरों में, और महासागरों में से 3% बचा, तो वो कहाँ कहाँ मिलता है? हिम नदियों या बर्फ़ की परतें होती हैं पर्वतों पे, उनमें। ठीक है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। जल का जो है बहुत कम भाग ही पाया जाता है अलवण के रूप में, मतलब कि पीने योग्य जल, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह पर रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो यही वजह है, वरना आप लोग सोचो कि 71% भाग में तो जल ही है, फिर भी जो है पृथ्वी पर जल की कमी क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि जो पीने योग्य जल है वो क्या है? बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है पृथ्वी पर। जलमंडल में जो प्रमुख भाग है वो कौन से हैं? महासागर। उसमें देखते हैं अब, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पहले ही बता चुका हूँ, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जो जल होता है वो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। एक उसकी जो गति होती है, प्रमुख गतियाँ हैं, एक होती है तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, और महासागरीय धाराओं के रूप में। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियाँ हैं। ये तीन मुख्य गतियाँ होती हैं। अब ये जो गति होती है तो वो गति किस प्रकार से होती है कि जो आपका कोई भी एक महासागर है, तो महासागर में सबसे पहले कौन सी गति दी गई है? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में कैसे गति होती है कि जैसे ये महासागर है और महासागर का जल एक ही जगह पर, किसी जगह पर वो जो है आगे की साइड कहीं ना बढ़े, बस एक ही जगह पे क्या हो? ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, इस तरीके की जो गति होती है उसको क्या बोला जाता है? तरंग गति। ये जल जो है आगे कहीं नहीं जा रहा है। ये जो जल है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया और यहाँ से नीचे हो गया, यहाँ से ऊपर उठ गया, यहाँ से ये नीचे हो गया, बस इसे बोलते हैं आपका तरंग गति। इस गति को आपको अगर देखना है तो कोई जलाशय है, उसमें आप अगर कोई पत्थर फेंकोगे बीच में
तो आप देखोगे उसमें इस तरीके से तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। वो जल जो है बीचों बीच से ना तो वो तट की ओर आ रहा और ना ही तट से जो है उस जलीय क्षेत्र में बीच में जा रहा है। तो ये होती है तरंग वाली गति। लेकिन इसमें भी गति हो रही है क्योंकि जल ऊपर नीचे तो हो रहा है, गति तो कर ही रहा है। नेक्स्ट गति कौन सी दी है आपको? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है कि कोई भी महासागर है तो उस पर जो है चंद्रमा या सूर्य के आकर्षण की वजह से क्या होता है, जल जो है ऊपर उठने लगता है। और जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठ के वो खिंचता है, और खिंचने की वजह से क्या होता है, एक ऊपर की साइड उठेगा, इसे बोला जाता है ज्वार। जैसे यही जल है, जो ऊपर की साइड उठेगा उसे बोलते हैं ज्वार, और जब ये नीचे वापस जाएगा, ऊपर उठता है, तब उसे क्या बोलते हैं, ज्वार। जब ये नीचे वापस जाएगा ऐसे, क्योंकि जब जल ऊपर उठ चुका है चंद्रमा के आकर्षण की वजह से या सूर्य के आकर्षण की वजह से, तो जब ये इनका आकर्षण खत्म होगा, वैसे ही ये जो है जल क्या होगा, नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो इसे बोलते हैं भाटा। ये होता है आपका ज्वार भाटा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है आपकी महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं कैसे होती हैं? महासागरीय धाराएं जो हैं, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे क्या है, ये जो जल है यहाँ पर इस तरीके से गति करता रहता है पूरब से पश्चिम की ओर, और फिर किसी महाद्वीप से टकराने से पहले ये क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने जो है बाएं ओर मुड़ जाता है जल इस तरीके से। फिर इस तरीके से ये बाएं ओर मुड़ते हुए हर बार ये वापस ऐसे आ जाता है। ये जो गति होती है उसे बोलते हैं महासागरीय गति। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में भी होती है पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन यहाँ पर जो जल मुड़ता है वो मुड़ता है दाईं ओर। दाईं ओर ऐसे मुड़ के ये वापस, हर महासागर में ऐसे ही होगा। हिंद महासागर में भी ऐसे ही दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ते हुए जल चलेगा। पहले स्टार्टिंग में विषुवत रेखा से चलता है पूरब से पश्चिम की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ते हुए वापस। और दक्षिणी गोलार्ध में भी वही होगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ते हुए वापस। ठीक है, ये होती है आपकी महासागरीय गति। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर होते हैं। जो महासागर है उनकी गिनती कितनी है? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही उपस्थित है। मैरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में गहराई में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये किस देश के समीप है? फिलीपींस देश के समीप है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जो प्रशांत महासागर है वो कैसा है? लगभग गोल है। और इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन कौन है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर व दक्षिण अमेरिका चारों ओर स्थित है। ठीक है। अब इसे मैप में देखते हैं, जैसे प्रशांत महासागर को। तो प्रशांत महासागर जो है आपका यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर ये इस तरीके से गोल, और ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पर भी। तो प्रशांत महासागर है, गोल ही है ऐसे, यहाँ पे आधा गोला और यहाँ पर आधा। ठीक है। इसके चारों साइड में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। ये आपके प्रशांत महासागर के चारों ओर उपस्थित महाद्वीप। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पीएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो अटलांटिक जो महासागर है वो क्या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर फैला हुआ है ये, और इसको अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से एस की आकृति बनाता है। ठीक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। तो इसके जो पश्चिमी किनारे पे कौन कौन है? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और पूर्वी किनारे पे यूरोप और अफ्रीका है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका अटलांटिक है, इसका पश्चिमी किनारे पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी किनारे पे यूरोप है और अफ्रीका है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो कैसी है? दंतुरित, मतलब इस तरीके से रहती है। ठीक है। इस तरीके से एक समान नहीं रहती, ये होता है एक समान।
ऐसे नहीं रहती, ऐसे रहती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह आराम से बने हुए रहते हैं। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ये एक ऐसा, नेक्स्ट कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर। बाकी के जितने भी चारों महासागर है वो किसी देश के नाम पर नहीं है, केवल हिंद महासागर ही है जो कि देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। तो जो हिंद महासागर है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे है कि अगर आप देखोगे से तो यहाँ से हिंद महासागर यहाँ से इस तरीके से और फिर यहाँ पर ये और ये त्रिभुजाकार बन गया हिंद महासागर। ठीक है, इसके उत्तर में कौन सा है आपका, एशिया महाद्वीप, पूरब में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप नहीं आएगा, बल्कि दक्षिण में क्या है, दक्षिणी महासागर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट महाद्वीप है आपका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिणी महासागर है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक ही रहता है, बस यहाँ पर ही। इसके साइड में दूसरे महाद्वीप रहेंगे आपके। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर, एक और महासागर है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। ठीक है, उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ। आर्कटिक महासागर कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का यहाँ है और आर्कटिक महासागर यही जो भाग दिख रहा है जल का, ये क्या आर्कटिक महासागर का ही है, ये लिखा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जैसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर क्या है, प्रशांत महासागर से जो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो जल संधि पाई जाती है उसे बोला जाता है बेरिंग जल संधि, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, इससे क्या ये प्रशांत महासागर से जुड़ा है, ये आर्कटिक महासागर यहाँ से। ठीक, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये किससे, उत्तरी अमेरिका से और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो अभी आपको पढ़ा दिया मैंने आपको भूमंडल, उसके बाद में जलमंडल, अब है वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी होती है तो वो क्या चारों ओर से क्या है, गैस के आवरण से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी तो क्या ठोस है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ठोस होने के बाद में क्या है कि आप देखते हो तो जैसे हवा चलती है, वायु चलती है तो वो आपको महसूस होती है, तो वो क्या हमारी पृथ्वी के चारों साइड में उपस्थित है। और यहीं उपस्थित जो वायु है, और वायु को इस पूरे घेरे को क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये पतली परत है लेकिन कैसा भाग है, ये महत्वपूर्ण और अटूट भाग। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। कौन सी वायु देती है, ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल में क्या है कि आपका एक ओजोन परत मिलती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, सन से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, वो जो है पृथ्वी तक नहीं आने देता, उनको क्या करता है वापस रिफ्लेक्ट करके पहुंचा देता है। वापस रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि ये जो है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं और हमारा जो जंतु जगत है, पादप जगत है, वो जो है इन हानिकारक किरणों से बच जाता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, मतलब ये जो पृथ्वी की सतह है यहाँ से ऊपर तक कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है।
इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभमंडल, पृथ्वी की सतह से देखना है सबसे पहले कौन सा आता है, क्षोभमंडल, फिर आता है संताप मंडल, क्षोभमंडल के बाद में आएगा संताप मंडल, फिर आता है मध्यमंडल, संताप मंडल के बाद में आएगा मध्यमंडल, और फिर आएगा आयन मंडल, मध्यमंडल के बाद में आयन मंडल, और सबसे बाद में आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल में जो है मेन जो गैसें मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि पूरे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है आयतन के अनुसार, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, 21%, और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि वो सब मिला के कितनी है, 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, तो जितने भी जीव हैं वो क्या कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। पेड़ पौधे हैं वो भी रात्रि में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन एक जो पार्ट होता है उससे क्या है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से क्या है कि कोई भी जंतु है तो उसके बॉडी के विभिन्न भागों में क्या होती है, वृद्धि होती है प्रोटीन से। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को। ये कैसे, कि जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा आती है तो उसको जो है उस ऊष्मा से हमको गर्मी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जो वायु है सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है, वो कहाँ पहुँचती है ऊष्मा, आपकी पृथ्वी पर, और पृथ्वी की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है फिर गर्म, और गर्म होने के बाद में वो ऊष्मा क्या होती है फिर वायुमंडल में फैलने लगती है, और यहीं जो ऊष्मा वायुमंडल में फैलती है उसको क्या है, वायुमंडल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें जो है गर्मी महसूस होती है। ठीक है। तो वायुमंडल कैसे अवशोषित करता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाली। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में ही अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। वायुमंडल का घनत्व, घनत्व क्या होता है कि जैसे कोई भी अणु है वो जितने पास पास में होंगे तो घनत्व क्या होगा, घनत्व ज़्यादा है, और जैसे दूर दूर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो वायु के जो अणु होते हैं वो निचली सतह पर क्या होते हैं, निचली सतह पर उनका जो घनत्व होता है ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो जो वायु के अणु हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर जैसे कोई भी व्यक्ति चढ़ेगा तो वो ऊंचाई पर ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु का घनत्व कम हो जाएगा। तो वायु घनत्व जब कम होगा तो क्या होगा कि उनको जो गैसेस हैं वो कम मिलेंगी, वहाँ पर ये वाला घनत्व मिलेगा, गैसेस कम मिलेंगी, तो उनको क्या है सांस लेने में तकलीफ होगी, इसलिए वो क्या करते हैं अपने साथ में सिलेंडर लेके चलते हैं, जिससे कि उन्हें गैस मिलती रहे। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। दबाव कैसे, कि जैसे आप अपने हाथ पर अगर क्या कर लो, कोई पेंसिल रख लो या बुक रख लो तो उसका भार आपको लगेगा, महसूस होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है, वायु है, चारों ओर से पृथ्वी को क्या वायु घेरे, तो वो भी तो अपना दबाव डालेगी। वायु में कुछ ना कुछ तो जो है आपका आयतन रहता ही है। ठीक है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग कैसे, कि विषुवत रेखा पे जो है वायुमंडल की लंबाई ऊपर तक ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। तो जहाँ पर गैस कम होगी वहाँ पर दाब कम होगा, और जहाँ पर गैस ज़्यादा होगी वहाँ पर दाब ज़्यादा होगा। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब जहाँ पर वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा या उच्च होगा तो जहाँ उच्च दाब होगा वहाँ से उच्च दाब, और एक जगह पर क्या होगा, निम्न दाब।
निम्न दाब। तो वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो बहती हुई वायु है उसी को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल एवं वायु के बीच का एक सीमित भाग है। जीव मंडल क्या होता है, जहाँ पर स्थल भी हो, जल भी हो और हवा भी हो, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, जीव मंडल। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। तो जिन जगहों पर ये तीनों भाग मिलेंगे वहाँ पर जीवन भी रहेगा। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जीवमंडल में क्या होता है, आपका जो जीवित जीवित जंतु या पादप है वो जीवमंडल के इन भागों में रहते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक तो जंतु जगत और एक कौन सा, पादप जगत में। ठीक। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये तीन परिमंडल लिए गए हैं, तीनों परिमंडल जहाँ पर एक साथ मिलते हैं उस परिमंडल को क्या बोला जाता है, जीवमंडल। और ये जो तीनों परिमंडल है, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तो ये जो तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप में। कैसे करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाना। अब लकड़ी काट रहे हैं, खेती के लिए या किसी भी वजह से वनों को काट रहे हैं, तो क्या होगा, जब पानी बरसेगा तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या बह जाएगी और वो जगह कैसी होती जाएगी, धीरे धीरे करके बंजर बनती चली जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर वायुमंडल है तो वायुमंडल में जो है गैसेस छोड़ी जाती हैं हानिकारक, तो वो भी खराब होता है। जलमंडल है तो जलमंडल में जो है हानिकारक प्रदूषित घोल छोड़ दिया जाए तो वो जल जो है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर आपका था 5, जिसका नाम क्या था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है।